तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे आयनिक बॉन्ड के बारे में और इलेक्ट्रोवैलेंसी ना। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोवैलेंसी समझ में आ रहा था। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ में चार्ज -2 है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, साइन नहीं लेना होता है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, वही उसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। देखिए, अब दिक्कत ये आती है कि बहुत सारा कंपाउंड दिया जाएगा और उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा कंपाउंड आयनिक है, कौन सा कंपाउंड कोवेलेंट है। मैं बोला था कि जब भी लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम आ जाए तो इसके जो हैलाइड होते हैं, इसके जो कंपाउंड होते हैं, वो ज्यादातर क्या होते हैं भाई, कोवेलेंट होते हैं। लेकिन कुछ कुछ कंपाउंड इनका क्या भी हो सकता है, आयनिक। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड आयनिक है, कौन सा कंपाउंड कोवेलेंट है ना। तो मैं यहाँ में लिख रहा हूँ सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे क्योंकि आप लोगों को मालूम है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। आयनिक कंपाउंड कब बनता है, जब मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ में कराते हैं। तो जो कंपाउंड बनता है वो क्या, कौन सा कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड। लेकिन मैं बोला था कि अगर मेटल नॉन मेटल है तो 100% कंपाउंड कैसा होने वाला है, आयनिक। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर हमारा मेटल में लिथियम आ जाए, बेरिलियम आ जाए, मैग्नीशियम आ जाए, एल्युमिनियम हो जाए, तो इसके जो कंपाउंड होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए सीबीआई की बात करें, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें। अगर मान लो इसकी कंपाउंड लिथियम के साथ में कराते हैं तो ये लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, ये जनरली क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। कैसे होता है, कोवेलेंट कंपाउंड। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का मैक्सिमम अगर इस सब एलिमेंट के साथ में जुड़ा है तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड। लेकिन हमने फ्लोरीन के बारे में बात नहीं किया है। तो आज की क्लास में हम लोग वही फ्लोरीन के बारे में देखेंगे कि किसके साथ में अगर लिथियम फ्लोराइड है तो उसका नेचर आयनिक होगा कि कोवेलेंट होगा, बेरिलियम फ्लोराइड का कैसा होगा, मैग्नीशियम फ्लोराइड का कैसे होगा और एल्युमिनियम फ्लोराइड का कैसे होगा। समझ पा रहे हैं ना। अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो भाई वो क्या होंगे बताओ, कोवेलेंट नेचर के होंगे। लेकिन अगर फ्लोरीन होगा तो उसमें कुछ कोवेलेंट होगा, कुछ आयनिक होगा। समझ पा रहे हैं ना। और ये देखिए, आप लोग जानते होंगे कि जो मेटल होता है उसकी रिएक्शन हम आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोजन के साथ में कराएंगे तो हाइड्राइड बन जाएगा, हेलोजन के साथ में कराएंगे तो हैलाइड बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में कराएंगे तो ऑक्साइड बन जाता है, और वाटर के साथ में कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड बन जाता है कि नहीं। समझ पा रहे हैं ना। तो ये अभी हम लोग क्या करेंगे, हेलोजन के साथ में रिएक्शन करने वाले हैं और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने वाले हैं, और उसका नेचर को फाइंड आउट करना है कि वो कंपाउंड आयनिक है कि कोवेलेंट कंपाउंड है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हमारा कंपाउंड लिखा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये कंपाउंड लिखा है, जैसे मान लो लिखा है LiF, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा ना। तो ये सब जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा मेंशन किया है जो BeF2 होता है, समझ पा रहे हैं ना, और BeO, ये दोनों कैसे होते हैं, कोवेलेंट। ठीक है, तो बेरिलियम का फ्लोराइड कैसा होता है, कोवेलेंट। लेकिन बेरिलियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कैसा होता है, आयनिक। सॉरी, मैंने गलत बोला। देखिए भाई, बेरिलियम का फ्लोराइड जो होता है, ये बाकी सारे कंपाउंड कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। लेकिन बेरिलियम फ्लोराइड कैसा होता है, कोवेलेंट। बेरिलियम का ऑक्साइड कैसा होता है, कोवेलेंट। एनसीईआरटी ऐसा बोलता है बेरिलियम का ऑक्साइड कैसा है, कोवेलेंट, लेकिन होता है इसका आयनिक। लेकिन एनसीईआरटी जो बोलता है उसी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताओ ये कैसा होता है,
कोवेलेंट होता है, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। लेकिन बेरिलियम का क्लोराइड भी कैसा होगा, कोवेलेंट। बेरिलियम का मतलब बेरिलियम का हेलाइड सारा कैसा नेचर का होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? जैसे कि अगर हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, देखो भाई लिथियम का फ्लोराइड का नेचर आयनिक है, लेकिन लिथियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वो कैसा हो जाएगा, कोवेलेंट। समझ पा रहे हैं ना? CBI जहां भी दिखाई दे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समझ पा रहे हैं ना, वो इसके साथ में कौन सा कंपाउंड बनाएगा, कोवेलेंट। फ्लोराइड के साथ में कहानी बदल जाती है, अगर लिथियम का फ्लोराइड होगा तो आयनिक होगा, बेरिलियम का फ्लोराइड याद रखना कोवेलेंट होता है, मैग्नीशियम का फ्लोराइड कैसा होता है, आयनिक होता है, एल्युमिनियम का फ्लोराइड कैसा होता है, आयनिक होता है। क्लियर है ना? लेकिन किसका फ्लोराइड, बेरिलियम का फ्लोराइड कैसा होता है, कोवेलेंट। मतलब बेरिलियम के हेलाइड का नेचर कैसा होता है, कोवेलेंट। या तो फ्लोरीन साथ में हो, या तो क्लोरीन हो, या तो ब्रोमीन हो, या तो आयोडीन हो, वो सारा का नेचर कैसा होगा, कोवेलेंट होगा। क्लियर है ना? तो एक बार इसको समझ लीजिए भाई। जैसे हम लोग का फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन यही है कि जब भी हम लोग का जो आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, फास्ट फॉर्मेशन होता है। मतलब आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो कैसा फॉर्मेशन होना चाहिए, फास्ट फॉर्मेशन होना चाहिए। और फास्ट फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ में क्या होना चाहिए, देखिए केटायन का फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होना चाहिए और एनायन का फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होना चाहिए। मतलब केटायन जल्दी बन जाए, और केटायन जल्दी तभी बनेगा जब वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और जल्दी से इलेक्ट्रॉन तभी लॉस करेगा जब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अगर केटायन का साइज बड़ा होगा तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा, तो उस केस में केटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होगा। अच्छा, उसी प्रकार एनायन का फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो कि केटायन जल्दी बन गया, एनायन बन ही नहीं रहा है, तो उस केस में जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो फास्ट फॉर्मेशन नहीं होगा उसका, ठीक है? तो ऐसा आपको चेक करना पड़ेगा। तो एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी में क्या होगा कि साइज जितना कम होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा उस केस में एनायन का फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ में थर्ड पॉइंट में यही लिखा गया है कि अगर हमारे पास में कोई भी गैसियस एटम है, वहां से केटायन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। और एनायन जो है वहां से ये जो गैसियस एटम है उससे एनायन बनाना है तो वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है उस केस में एनायन का फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। तो अगर ये मान लो केटायन है और ये एनायन है तो दोनों आपस में कंबाइन करेंगे भाई। जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, क्योंकि दोनों का बीच में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन का वजह से एनर्जी रिलीज होगा, और उस एनर्जी का नाम क्या है, लैटिस एनर्जी। समझ पा रहे हैं ना? तो जब भी गैसियस आयन आपस में कंबाइन करके एक मोल आयनिक सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोला जाता है, लैटिस एनर्जी। आप सोच के देखिए इन दोनों का बीच में कितना जबरदस्त अट्रैक्शन हुआ होगा, क्योंकि ये दोनों क्या थे, गैसियस थे, और गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे कम होता है। लेकिन ये एटम और ये एटम को पास में लाया गया, मतलब इतना ज्यादा अट्रैक्शन है, तो पहले वो लिक्विड फिर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ ये कंपाउंड, है कि नहीं? इसका मतलब क्या, इसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है कि नहीं है? अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो जो एनर्जी रिलीज हुई होगी वो बहुत ज्यादा हुई होगी। क्लियर है ना भाई? और इसको आप लैटिस एनर्जी को दो तरीका से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक मोल आयनिक सॉलिड कंपाउंड को तोड़ना है, कन्वर्ट करना है इसके गैसियस आयंस में, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर है ना भाई? तो यहां में एनर्जी देना पड़ेगा, और ये जब कंबाइन करेंगे तो एनर्जी निकलेगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। समझ पा रहे हैं ना? अगर एक एक्सो होता है तो दूसरा एंडो हो जाएगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, सेम रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक समझ पा रहे हैं। और आपको एक क्वेश्चन लिखाया गया था कि क्या नेसेसरी कंडीशन है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, लो आई और क्या हो जाएगा, हाई ई। अगर मान लो साइज में दे देगा, मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का कंडीशन क्या होगा, साइज में बोलेगा केटायन स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ एनायन, हायर द साइज ऑफ केटायन, हायर द साइज ऑफ एनायन, स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, या लार्जर द साइज ऑफ केटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ एनायन। अगर ऐसा होगा तभी भी आप टिक कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो क्या कंडीशन होगा, अगर साइज में देगा तो केटायन का साइज बड़ा होना चाहिए, एनायन का साइज छोटा होना चाहिए, उस केस में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन फास्ट होता है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं लैटिस एनर्जी क्या है। लैटिस एनर्जी को इस सिंबल से लिखा जाता है, या तो आप LE से भी लैटिस एनर्जी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट में लेकिन डिफिनेशन लिख लेंगे सबसे पहले लैटिस एनर्जी है क्या, तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, the amount of energy release, the amount of energy release when 1 mole solid ionic compound is formed, when 1 mole solid ionic compound is formed from its constituent gaseous ion. The amount of energy released when 1 mole solid ionic compound is formed from its constituent gaseous ion. OR करके लिख सकते हैं आप. The amount of energy required, और करके नेक्स्ट पैराग्राफ से लिख सकते हैं. The amount of energy required, the amount of energy required to convert 1 mole solid ionic compound, to convert 1 mole solid ionic compound into its constituent gaseous ion. तो देखेंगे उसके बाद हमारा जो लैटिस एनर्जी होता है वो कौन कौन सा फैक्टर पे अफेक्ट होता है. ठीक है, समझ पा रहे हैं ना. तो पहला होता है चार्ज पे, दूसरा होता है रेडियस पे. ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे. लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है, लैटिस एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. लैटिस एनर्जी क्या है भाई, जब भी हमारा गैसियस आयन कंबाइन करके एक मोल आयनिक सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को क्या बोलने वाले हैं, लैटिस एनर्जी. तो मान लो हमारा एक कंपाउंड है भाई, M प्लस केटायन है और ये एनायन है, क्या इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा. तो मान लो दो चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, तो इसके बीच में जो एनर्जी का रिलेशन होगा वो एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू Q1 Q2 दोनों चार्ज का प्रोडक्ट डिवाइड बाई R होता है कि नहीं होता है. क्या दोनों का एनर्जी कितना होगा, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है. और दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसमें तो R स्क्वायर होता है ना, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है कि नहीं. लेकिन अगर एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, Q1 Q2 डिवाइड बाई R, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एनर्जी होगी, मतलब जो लैटिस एनर्जी होगी, वो चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो फिजिक्स से आप ऐसे लिख सकते हैं. क्लियर है ना भाई. तो लैटिस एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. देखिए भाई, हमको आगे चल के एक और फैक्टर पढ़ना है जिसका नाम होता है हाइड्रेशन एनर्जी. ठीक है, तो हम हाइड्रेशन एनर्जी में जो ये फैक्टर यहाँ में यूज कर रहे हैं, सेम फैक्टर वहां में भी यूज किया जाता है. जो लैटिस एनर्जी का जो फैक्टर है वो सेम हाइड्रेशन एनर्जी में भी सेम ही फैक्टर होगा. ठीक है, तो ये हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अब हम लोगों को क्वेश्चन करना पड़ेगा इस टॉपिक से रिलेटेड. तो बताइए, जिसका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा. अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम है तो क्या करना पड़ेगा, रेडियस देखना पड़ेगा. समझ पा रहे ना, या तो केटायन का रेडियस देखना पड़ेगा या तो एनायन का देखना पड़ेगा. जब भी लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन दिया जाएगा तो या तो केटायन सबका कॉमन देगा, एनायन में चेंज होगा, या तो एनायन सेम देगा, केटायन में चेंज होगा, ताकि आप रेडियस को कंपेयर कर सकते हैं. क्लियर है ना. अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा. अगर मान लो ऐसा हो गया, चार्ज भी है और रेडियस में है, तो जनरली हमारा क्या होता है, चार्ज डोमिनेंट होता है. किस पे डोमिनेट करता है, रेडियस पे. तो अगर चार्ज और रेडियस में किसको आप डोमिनेट करेंगे, चार्ज डोमिनेट होता है, तो चार्ज फैक्टर डोमिनेंट ओवर रेडियस. तो आप कहीं लिख लेंगे एक लाइन, चार्ज फैक्टर ऑलवेज डोमिनेंट ओवर साइज फैक्टर.
ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है और आपका करेक्ट ऑर्डर बताना है लैटिस एनर्जी का। तो सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आप प्रोडक्ट ऑफ चार्ज निकालेंगे। जैसे अगर NaF लिखा है तो ये क्या होगा, Na प्लस F माइनस। Mg होगा तो क्या होगा, ये Mg प्लस 2 F माइनस, है कि नहीं। Al3 है तो बताओ क्या होगा, Al प्लस 3 F माइनस, होगा कि नहीं होगा। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज की बात करें Q1 इंटू Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज निकालना है भाई। क्या समझ पा रहे ना। अब ये नहीं कि 1 इंटू माइनस 1 नहीं करना है, 1 इंटू 1। यहाँ में चार्ज क्या है 2 इंटू 1, यहाँ में चार्ज क्या है 3 इंटू 1। तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा, पहले क्या देखना है, चार्ज डोमिनेट करता है साइज से, क्लियर है ना। तो बताओ जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका क्या होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। तो बताओ यहाँ से लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, NaF से ज्यादा किसका होगा, MgF2, और उससे ज्यादा किसका होगा, AlF3 का। क्यों, क्योंकि यहाँ में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा है, क्लियर है ना। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब आपके सामने बी क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक कर लो, Na प्लस F माइनस, और यहाँ में क्या होगा बताइए, Na प्लस 1 S माइनस 2, और यहाँ में जब बात करेंगे तो Na प्लस P माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज करेंगे तो बताओ क्या होगा, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3। तो जिसका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा होता है उसका लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, NaF से ज्यादा Na2S, और Na2S से ज्यादा Na3P, क्लियर है ना। अब यहाँ में अगर हम बात करें ये वाला क्वेश्चन में तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। तो यहाँ में क्या प्लस 1 माइनस 1 होगा, 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 प्लस 1 माइनस 1 होगा। तो क्या यहाँ में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। क्या यहाँ में बताओ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, क्योंकि यहाँ में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सबका कितना ही आ रहा है, 1 आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम हो जाए तो क्या देखेंगे, साइज फैक्टर। तो अब यहाँ में देखो साइज में आपको ना, देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम क्या सब में फ्लोराइड सेम दिया है, मतलब एनायन का साइज सब में तो सेम है। तो जहां से चेंज आएगा उसका साइज को देखना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं ना। तो केटाइन का साइज देखिए, तो बताओ जिसका साइज, जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका लैटिस एनर्जी क्या हो जाता है, कम। और आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसका साइज सबसे बड़ा होगा, सीजियम का, समझ पा रहे हैं ना। तो इसका लैटिस एनर्जी सबसे कम हो जाएगा। तो बताओ लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, LiF का ज्यादा होगा, NaF का, उसके बाद KF, RBF, CSF, ठीक है। तो ये लैटिस एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप डी में चेक कर रहे हैं तो बताइए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, चार्ज। लिथियम का देखो प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1। तो बताओ यहाँ में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या है, सबका सेम ही है। अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइड। तो आप मुझे बताइए क्या इसमें केटाइन सेम है, एनाइन डिफरेंट हो गया है कि नहीं। तो अब एनाइन का साइज किसका बड़ा होगा, आयोडीन का। तो जिसका साइज बड़ा होता है उसका लैटिस एनर्जी, जिसका साइज बड़ा उसका लैटिस एनर्जी कम होता है। तो अगर हम बात करें लैटिस एनर्जी का तो किसका ज्यादा होगा बताइए, LiF उससे ज्यादा, LiCl का सबसे कम, उसके बाद LiBr का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, LiI। तो ऐसे आप लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हो गया ना। तो कितना तक हो गया था बताइए, D बचेगा ना यहाँ में। तो क्या बचेगा, MgF2 और Na2। अगर हम मान लो यहाँ में बात करते हैं तो बताइए यहाँ में अगर हम बात करें तो ये तो Mg प्लस 2 और F माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ में बताइए Na प्लस 1 और O माइनस 2 के फॉर्म में। तो यहाँ में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज की बात करें Q1 इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड लिया जाए तो यहाँ में 2 इंटू 1, और यहाँ में क्या होगा 1 इंटू 2। तो यहाँ में 2 और यहाँ में 2, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम हो गया, है कि नहीं। आप सोच रहे होंगे यहाँ में 2 इंटू माइनस 1 क्यों नहीं लिया जा रहा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है और नेगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होगा मैग्नीट्यूड वाइज लेना है, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान देना, क्या दोनों में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज तो सेम हो चुका है, उस केस में साइज कंपेयर करेंगे। तो साइज में कंपेयर करने की बात किया जाए भाई, देखो Mg प्लस 2 है
और यहाँ में देखो ना तो सेम ग्रुप का है ना तो सेम पीरियड का है ना, तो दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इसका केटाइन का साइज, इसका केटाइन और इसका केटाइन का साइज को कंपेयर करो, और इसका एनाइन और इसका एनाइन का साइज को कंपेयर करेंगे। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ में Mg+2 है और यहाँ में है Na+1, और यहाँ में अगर हम बात करें F-1 और यहाँ में है O-2। अगर साइज की बात करेंगे, बताइए Mg+2 और Na+ में किसका साइज बड़ा होगा? कैटायन पे चार्ज बढ़ती है, साइज डिक्रीज हो जाती है। बताओ किसका साइज बड़ा होगा? Na+ का साइज बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा। और इसका एनायन और इसका एनायन में किसका साइज बड़ा होगा? है कि नहीं? तो बताओ इन दोनों में केटायन भी इससे बड़ा है, एनायन भी इससे बड़ा है, तो ओवरऑल क्या इसका साइज बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बताइए किस केस में अगर जिसका साइज बड़ा होता है, जिसका साइज बड़ा होता है उसका लैटिस एनर्जी कम होता है, तो किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा? लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? Mg(F2)Na2। ये रेयर केस में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो यहां तक कॉपी हो गया है। अब हम लोगों को पढ़ना है बॉर्न हेबर साइकिल फॉर MX टाइप। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को जानना है, तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है। बॉर्न हेबर साइकिल क्या होता है? ठीक है, तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये MX टाइप के बारे में, MX टाइप के फॉर्म मतलब NaCl, समझ पा रहे हैं ना? M भी एक, केटाइन भी एक, एनाइन भी एक, तो ऐसे टाइप के लिए हम बॉर्न हेबर साइकिल प्रोसेस पढ़ते हैं। और क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया है, अगर मान लो MX2 टाइप का होगा, जैसे कि अगर हम बात करें CaF2, तो इसके लिए ये अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। किसके लिए पढ़ रहे हैं? NaCl, समझ पा रहे हैं ना? इसके टाइप में जिसमें केटाइन और एनाइन का जो रेशियो होगा 1:1 होगा। ठीक है,
अगर 1:2 होगा तो उसमें चेंज कर लेंगे लास्ट में। पहले इसको देखिए क्या होता है कि यहाँ में आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है इसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले मान लो हमारा कोई भी मेटल जो सॉलिड स्टेट में, क्योंकि जनरली मेटल कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस सॉलिड से उसको गैसियस में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। तो बताओ यहाँ में एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी रिलीज होगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक, मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है ना, तो प्लस लिखा गया है, माइनस का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही होगी, ठीक है। तो पहले सॉलिड स्टेट से उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, उस एनर्जी का नाम है सब्लिमेशन एनर्जी। अगर मान लो कोई भी हमारा मेटल गैसियस स्टेट में आ चुका है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसका एनर्जी क्या लगेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या इस केस में भी एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। हम बात कर रहे हैं एमएक्स टाइप में, मतलब यहाँ में जो केटाइन होगा वो M प्लस, क्या वहां से बताओ M से M+1 बनाना है तो एक ही ना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ में जो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है वो कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर मान लो सपोज में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना होता, समझ पा रहे ना, जैसे CaCl2 की बात करेंगे तो यहाँ में कैल्शियम तो +2 फॉर्म में है, और 2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन फिर एक इलेक्ट्रॉन, तो बताओ समझ पे आ रहे हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन IE1 आ जाएगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, IE2 आ जाएगा। क्लियर है ना भाई? तो मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक निकालना है तो क्या बन जाएगा, IE1। तो यहाँ से क्या बन गया, M+X, M+ गैसियस केटाइन बन गया ना। अब हम एनाइन की बात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ में क्या है हमारा X2 है, X2 गैसियस एटम है। तो सबसे पहले इस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे कि अगर हम बात करें, देखो क्लोरीन क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में अट्रैक्शन है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मान लो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगी 600, कितनी है भाई, 600। तो समझ पा रहे हैं ना, तो इस क्लोरीन के लिए एनर्जी कितनी होगी, 300। आधा इसका होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आधा इसका होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो जो टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है एक्स एटम के लिए, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्योंकि जब ये दोनों एटम, ध्यान से सुनो, जब ये दोनों एटम पास में आ रहे थे तो इसका अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज हुई होगी, है कि नहीं। उसी को ना बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दो अलग अलग प्रकार का है या सेम है, सेम है। एक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, दूसरा में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे लैटिस एनर्जी का भी 2 डिफिनेशन था, क्लियर है ना। अरे भाई जब 2 एटम बॉन्ड एनर्जी पढ़ रहे थे आप लोग, ग्राफ शुरुआत में बताया गया था, जब ये 2 एटम दूर दूर थे तो ना तो अट्रैक्शन था ना तो रिपल्सन था। जब दोनों एटम धीरे धीरे पास में आ रहे थे तो अट्रैक्शन हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, और अट्रैक्शन कम हुआ, मिनिमम जहां में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा हुआ उस समय बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। फिर वही बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जब ये दोनों आ रहे थे तो इनका खुद का एनर्जी कितना है भाई, 300, इसका कितना है 300। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एक पार्टिकुलर क्लोरीन, एक सिंगल एटम का या आइसोलेटेड एटम की बात करेंगे तो क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या होगा, आधा हो रहा है कि नहीं, आधा इसको मिलेगा और आधा इसको मिलेगा। तो यहां से देखो सबसे पहले जो हमारा X2 जो एटम मॉलिक्यूल है, वहां से एटम में कन्वर्ट करने के लिए इसको एनर्जी देना पड़ेगा, उस एनर्जी का नाम क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, आधा। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि एक एटम की बात कर रहे हैं, पर एटम की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ में थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर ये गैस है तो इसको एनाइन बनाना है, तो एनाइन बनाना है तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा, नेगेटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है ना भाई। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो O-2 लिखा है तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। अगर मान लो O-3 हो गया या N-3 हो गया, पॉली एनाइन हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं ना। तो अगर पॉली एनाइन होगा तो ये वैल्यू माइनस से प्लस हो जाएगा, क्लियर है ना। लेकिन हम लोग एमएक्स टाइम में पढ़ रहे हैं तो इसमें डेल्टा एच जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो एनाइन बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो ये केटाइन है, एनाइन है, दोनों का बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन से क्या एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। तो क्या यहाँ से हमारा 1 मोल आयनिक सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ में आप देख रहे हैं कि 2 प्रकार की एनर्जी हो रही है, एक तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, दूसरा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मान लो यहाँ में एनर्जी एब्जॉर्ब कौन कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, SCI, समझ पा रहे हैं, जहाँ प्लस साइन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये क्या है हमारा, एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो रही है। और किस किस में एनर्जी रिलीज हो रही है बताइए, लैटिस एनर्जी और हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। मन करे तो माइनस लगा देना, मतलब दोनों को ऐड कर दिया गया है ना, उसमें एनर्जी रिलीज, रिलीज का मतलब ही माइनस साइन है। क्लियर है ना।
अब अगर देखिए थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, मान लो यहाँ में सोडियम सॉलिड था और क्लोरीन गैस था, दोनों कंबाइन करके एक मोल आयनिक सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, समझ पा रहे हैं ना। तो अब बोर्ड पे ध्यान देना है, एक स्टेप में जो एनर्जी, मान लो इसका जो यहाँ से यहाँ में कन्वर्ट हुआ, ये इसको अलग अलग स्टेप में ये रिएक्शन होके ऐसे बनती है, क्लियर है ना भाई। सबसे पहले सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है, उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं, फिर वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्लियर है ना। जो Cl2 है पहले बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं, एक सिंगल क्लोरीन एटम बनाते हैं, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं, एनायन बनाते हैं, ऐड करते हैं तो NaCl का फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्म होता है वो बताया जा रहा है, ठीक है। तो हेस लॉ ये बोलता है ना भाई, एक स्टेप में जो एंथैल्पी का चेंज होता है, जो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा सिंगल स्टेप में, जो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, अगर वो इनफाइनाइट स्टेप में जाएगा तो हीट ऑफ फॉर्मेशन दोनों की वैल्यू क्या ही होती है, सेम। ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा हेस लॉ। एक स्टेप में अगर मान लो कोई भी प्रोसेस एक स्टेप में हो रही है तो उसमें जो एंथैल्पी का चेंज है ना, अगर वो मल्टीपल स्टेप में हो तो सबका एंथैल्पी का जो सम होगा वो फर्स्ट स्टेप के एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है। नहीं समझे, जैसे A से B है, यहाँ में एंथैल्पी कितना लगा H, समझ पा रहे, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है डेल्टा H। लेकिन आप A से B नहीं गए, पहले B से A से C गए, फिर C से D गए, फिर D से E गए, फिर E से B बनाए, अल्टीमेटली तो बी का फॉर्मेशन हो रहा है। इस समय एंथैल्पी कितना है H1 H2 H3 H4, मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या होगा H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 के बराबर होता है। इसको हेस लॉ बोला जाता है, समझ पा रहे हैं ना। तो बताइए हेस लॉ में क्या होगा, यहाँ से हमारा जो क्या है हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है भाई डेल्टा HF, मतलब सिंगल स्टेप में जो हीट लग रहा है वो क्या है डेल्टा HF। अगर मल्टीपल सिंगल स्टेप में सबको ऐड करेंगे तो इसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अब बोर्ड पे ध्यान दो, क्या ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रही है कि नहीं है, क्या यहाँ से यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बॉन्ड का फॉर्मेशन होने का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब होना या एनर्जी रिलीज होना, एनर्जी रिलीज होना। अगर एनर्जी रिलीज होगा तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और बताइए एनर्जी रिलीज होगा तो बताओ एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी रिलीज में किसका वैल्यू ज्यादा होगा। अरे भाई क्योंकि NaCl बनेगा तभी जब एनर्जी रिलीज होगी, समझ पा रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि बताओ जो एनर्जी यहाँ से यहाँ में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी और यहाँ से यहाँ में वैल्यू एनर्जी क्या हो रही थी रिलीज, तो निगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव वाली वैल्यू कम है। तो बताओ सबका सम कैसा हो जाएगा नेगेटिव, मतलब ये रिएक्शन कैसी है एक्सोथर्मिक, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। अच्छा थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, अगर हमारा बताओ क्या ये जो रिएक्शन जो है बॉन्ड हेबर साइकिल प्रोसेस है, अगर इसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है जिसका रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है एक्सोथर्मिक होती है। क्या एक्सोथर्मिक क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे डिपेंड करेगी, नहीं। पॉली एनायन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो सकता है। अगर मान लो यहाँ में x से x-2 बनाना था तो पहला तो निगेटिव होता, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता, दोनों का सम पॉजिटिव आएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो याद रखना जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ में एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी रिलीज होगी किसका वजह से, लैटिस एनर्जी का वजह से, समझ पा रहे हैं ना। तो बॉर्न हेबर साइकिल प्रोसेस से क्या होगा, बॉर्न हेबर साइकिल प्रोसेस से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, लैटिस एनर्जी, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। तो ये बॉर्न हेबर साइकिल प्रोसेस कॉपी कर लीजिए। तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो लैटिस एनर्जी का वजह से, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। क्योंकि अगर पॉली एनायन हो जाए तो इस केस में ये पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन अगर बॉन्ड बन रही है तो एनर्जी रिलीज हुई होगी और रिलीज हो रही होगी तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसका है, लैटिस एनर्जी का। और कोई बॉन्ड बनने के लिए जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा, तो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो लैटिस एनर्जी बताएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो लिख लेंगे एक लाइन में, ये कॉपी हो गया होगा डायग्राम, तो एक लाइन लिख लीजिएगा। Born-Haber cycle is generally used to determine lattice energy। हम लोग एक और टॉपिक जल्दी से पढ़ेंगे, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है,
तो चलिए ध्यान देंगे कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे आइसो स्ट्रक्चरल, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे आइसो स्ट्रक्चरल क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, है ना, कुछ पढ़े थे क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, ठीक है, वो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है तो उसको क्या बोला जाता है, आइसो स्ट्रक्चरल, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग किस में देखते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड में। अगर दो कंपाउंड दिया जाएगा और उसमें चेक करना होगा कि बताइए क्या ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल है कि नहीं है, दोनों का स्ट्रक्चर या दोनों का स्ट्रक्चर बोला जाए या शेप बोला जाए या ज्योमेट्री बोला जाए सेम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल। जैसे अगर मान लो ये CO2 दे दिया जाए और HCF2, क्या ये आइसो स्ट्रक्चरल है। तो आप क्या देखते थे, कार्बन के साथ में कितना ऑक्सीजन है, 2। क्या 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, शेप कैसा होता है, लीनियर। कैसा होता है, लीनियर होता है कि नहीं होता है, तो इनका शेप है लीनियर। बताओ ये जेनॉन को कितना बॉन्ड बनाना है, 8। कितना बॉन्ड बनाया, 2। कितना बाकी है, 6। 6 का लोन पेयर कितना है, 3। 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर पे शेप कैसा होता है, लीनियर। क्या दोनों का शेप लीनियर है कि नहीं है, तो इसको क्या बोला जाएगा, आइसो स्ट्रक्चरल। मतलब ये जो आइसो स्ट्रक्चरल की बात होगी ना भाई, वो कोवेलेंट कंपाउंड में बात होगी। लेकिन आइसोमॉर्फिज्म की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा, आइसो मतलब सेम स्ट्रक्चर होगा, लेकिन किस में, आयनिक कंपाउंड में। अगर दो आयनिक कंपाउंड जिनका सेम क्रिस्टल लैटिस होता है तो उसको क्या बोला जाता है, आइसोमॉर्फिज्म। समझ पा रहे हैं ना, ऐसे कंपाउंड, ऐसे दो आयनिक कंपाउंड जिनका सेम क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस हो। समझ पा रहे हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म की बात अगर करा जाए ना भाई, तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, क्योंकि आप लोग का एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। उसमें NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CaF2 का कैसा होता है, समझ पा रहे हैं ना, एंटी फ्लोराइड, फ्लोराइड, इसके बारे में पढ़ना होता है। जिंक ब्लीड स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब पढ़ना होता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्रिस्टल लैटिस क्या है। लेकिन आयनिक कंपाउंड तो भाई हजारों करोड़ों होते हैं, क्या सबका लैटिस के बारे में नॉलेज रखना बहुत मुश्किल हो पाएगा कि इनका लैटिस कैसे है। तो जब तक लैटिस के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक हम आइसोमॉर्फिज्म नहीं बता सकते। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, जुगाड़, कि अगर आइसोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन आए तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना भाई, क्योंकि अब इसका क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं बता पाएंगे आप लोग सब, क्योंकि सब आयनिक कंपाउंड का जो एक क्रिस्टल लैटिस होता है, उस लैटिस के बारे में स्टडी करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप इसी के बारे में पढ़ेंगे तो पता चला 1 साल तक इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपका तो नीट एग्जाम देना है ना। तो हम लोग का क्या होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसका जुगाड़ से कैसे सॉल्व किया जाए कि वो गलत ना हो। क्लियर है ना भाई, आपको थोड़ी ना PhD करनी है, तो आपको क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। तो पहले इसमें 2 केस पढ़ते हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 क्या होगा मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। 2 केस में हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि ये दोनों आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि NaCl इज आइसोमॉर्फिज्म विथ किसके साथ में आइसोमॉर्फोस होगा, है ना। तो ये तो क्वेश्चन आ सकता है, या कौन सा 2 पेयर आपस में आइसोमॉर्फोस होंगे या आइसोमॉर्फिज्म होंगे। क्लियर है ना, तो ऐसे आ सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, केस 1। तो इसमें 2 क्वेश्चन को देखते हुए समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले कुछ कंपाउंड ऐसा लिखा होगा जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं लिखे होंगे, समझ पा रहे हैं ना, और कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल लिखे होंगे, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें CuSO4.5H2O, 5H2O, ठीक है, तो यहाँ में हाइड्रेटेड है, वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ में अटैच है, लेकिन इस सब कंपाउंड के साथ में वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, केस नंबर 1, ये केस 2 आएगा जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे। केस 1 में आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या दोनों कंपाउंड में टोटल आयन सेम है कि नहीं है। तो अगर हम बात करें भाई NaCl में, ब्रेक करेंगे Na+ और Cl- होगा, Mg+2 Cl-, क्या ये एक केटाइन और एक एनायन है कि नहीं है। तो बताओ यहाँ में नंबर ऑफ आयंस, मतलब ये चार्ज नहीं, आयन, सोल्यूशन में 2 आयन मिलेंगे कि नहीं,
क्या इसका सोल्यूशन में 2 आयन मिलेगा कि नहीं? एक एटाइन एक एनाइन, तो क्या नंबर ऑफ आयन दोनों में सेम होनी चाहिए? पहला कंडीशन है क्या नंबर ऑफ आयन दोनों में सेम होनी चाहिए। उसके बाद केटाइन का इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। बताओ यहाँ में केटाइन क्या है? Na+, में इलेक्ट्रॉन कितना है? Mg+2 में इलेक्ट्रॉन कितना है? उसके बाद एनाइन का इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। एनाइन में कितना इलेक्ट्रॉन है और यहाँ में एनाइन में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को, ऐसे टाइप के पेयर को क्या बोला जा सकता है? आइसोमॉर्फस। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? लेकिन अगर मान लो भाई आयन सेम हो गया, केटाइन का इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, एनाइन का इलेक्ट्रॉन ही डिफरेंट हो गया, तो क्या उसको आइसोमॉर्फस बोला जाएगा? नहीं, तीनों कंडीशन इक्वली सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर है ना? जैसे कि दूसरा एग्जांपल में देखो NaNO3 MgCO3, मैं बोला था ना जब भी पॉली एनाइन आ जाए तो कंपाउंड आयनिक होता है। क्या होता है? क्या यहाँ में पॉली केटाइन है या पॉली एनाइन है? NO नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, पॉली एनाइन है। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ में भी क्या है? पॉली एनाइन है। अगर पॉली एनाइन मिल जाए या पॉली केटाइन मिल जाए तो कंपाउंड कैसा होता है? आयनिक। तो इनका एक क्रिस्टल होगा, इनका भी क्रिस्टल होगा। अगर दोनों का क्रिस्टल से मिल जाए तो क्या बोला जाएगा? आइसोमॉर्फस। क्या बोला जाएगा? आइसोमॉर्फस। लेकिन चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? आयंस देखना पड़ेगा। क्या कितने आयंस है? यहाँ में भी कितने आयंस है? कोई किसी किसी का दिमाग में ऐसे ख्याल आता है 4 आयंस है, यहाँ में 2, यहाँ में 2, 4 आयन, तो गलत हो जाएगा। आयन का मतलब एक कंटेनर है और इसमें आप मैग्नीशियम कार्बोनेट के डालेंगे तो एक मैग्नीशियम का आयन मिलेगा, एक कार्बोनेट का आयन मिलेगा, 2 ही आयन मिलेगा। तो यहाँ में नंबर ऑफ आयन सेम है, तो केटाइन का इलेक्ट्रॉन, एनाइन का इलेक्ट्रॉन सब कुछ बराबर है, तो इन दोनों को क्या बोला जा सकता है? आइसोमॉर्फस। क्लियर है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट का दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कैसे पता चलेगा कि NO3- में इलेक्ट्रॉन कितना है ना? ऐसा दिमाग में ख्याल आ रहा होगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो एक ऑक्सीजन में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन में 24। और माइनस है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 32। तो वही लिखा है 32। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो आप पहले लिखेंगे डिफिनीशन। लिखिए, when two ionic compound have same crystal lattice, when two ionic compound have same crystal lattice structure, when two ionic compound have same crystal lattice structure, then they are said to be isomorphous. They are said to be isomorphous, and the phenomenon is known as isomorphism. समझ पा रहे होंगे? केस 1 लिखेंगे when two ionic compound have equal number of ion, comma, number of electron in cation, number of electron in cation, number of electron in cation are equal, and number of electron in anion are also equal. मतलब केटाइन का इलेक्ट्रॉन और एनायन का इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, और टोटल आयन भी सेम होना चाहिए। तो ऐसे टाइप के 2 कंपाउंड को क्या बोला जा सकता है? आइसोमॉर्फिज्म। समझ पा रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, केस 2 की बात करते हैं, जिसमें अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाए
तो थोड़ा सा बोर्ड पे देखेंगे केस 2 क्या है। केस 1 तो समझ में आ रहा होगा, आयन सेम होना चाहिए, केटायन का इलेक्ट्रॉन और एनायन का इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए, तो इसको बोला जा सकता है आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। लेकिन अगर जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाए, यहाँ में देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कि नहीं, कुछ कंपाउंड के साथ में वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा कि किसको हम लोग आइसोमॉर्फस बोलेंगे या आइसोमॉर्फिज्म बोला जाएगा और किसको नहीं बोला जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि अगर हम बात करें, एक मेटल है और इसके साथ में सल्फेट जुड़ा है, मेटल जिंक हो सकता है, ZnSO4, MgSO4, FeSO4, क्लियर है कि नहीं। अगर मान लो ऐसा आ जाए Na2SO4, तो ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। MsO4 टाइप का है कि नहीं है सॉल्ट, ये भाई मैग्नीशियम एक एक है ना और SO4 है। अगर ये आ जाएगा तो क्या ये और ये सेम जनरल फॉर्मूला है क्या, नहीं। तो अगर इसको आइसोमॉर्फस होना है तो जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और दूसरा नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ में कितने वाटर है, 7 यहाँ में कितना हो गया, 5। तो यहाँ में क्या हो गया है, ये आइसोमॉर्फस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है, समझ पा रहे हैं ना। इसलिए ये नहीं होगा और ये तीनों होंगे, क्योंकि इनका जनरल फॉर्मूला भी एक जैसा है और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी क्या है, सेम है, समझ पा रहे हैं ना। इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 है, क्लियर है ना। इसका नाम क्या हो जाता है, व्हाइट विट्रियोल होता है, और ये कैसा होता है, इप्सम सॉल्ट होता है, और इसका नाम होता है ग्रीन विट्रियोल, इसका नाम होता है ब्लू विट्रियोल। और ब्लू विट्रियोल जो होता है वो पॉइजनस इन नेचर का होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो पॉइजनस नेचर का कौन होता है, ब्लू विट्रियोल होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो लिख लेंगे केस नंबर 2, when two ionic compound have same when two ionic compound have same general formula, when two ionic compound have same general formula and equal number of water crystallization समझ पा रहे हैं ना। ये नहीं कि विट्रियोल देख के सब विट्रियोल हमारा आइसोमॉर्फस होगा, तो गलती हो सकता है, ब्लू विट्रियोल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, डिफरेंट है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, इसलिए आइसोमॉर्फस नहीं होगा, क्लियर है ना। तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और आप लोगों को मालूम है कि ब्लू विट्रियोल जो होता है वो कैसा होता है, हाईली पॉइजनस होता है। कैसा होता है, कभी कभी आप केमिस्ट्री के लैब में जाएंगे तो ये मिलेगा, तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी मिलता है तो भाई हाथ को 3-4 बार अच्छा से धुलना पड़ेगा, नहीं धुलेंगे कहानी खत्म हो सकता है ना। हाईली पॉइजनस होता है, तो लिख लेंगे एक बार, ब्लू विट्रियोल इज हाईली पॉइजनस। चलिए अब नेक्स्ट में लिखना है एलम, एलम के बारे में जानना है, एलम क्या है। देखिए अगर हम बात करें एलम का जनरल फॉर्मूला ऐसे ही होगा, M2SO4, M कोई भी मेटल होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, M2SO4 का होल थ्राइस 24H2 ऐसा लिखा होगा, इसको एलम बोला जाता है, ठीक है। और इसमें आप लोग ध्यान देना, यहाँ में जो M लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ में जो M है M, और यहाँ में जो मैंने इसको स्टार बनाया है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो यहाँ में M जो है वो मोनोवैलेंट कैटायन है, M पे चार्ज होगा +1, और यहाँ में M पे जो चार्ज होगा +3 होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राईवैलेंट कैटायन। मतलब ये पोटास एलम जो लिखा है, सॉरी ये सिर्फ एलम लिखा है, उसमें 2 प्रकार के हमारे क्या होंगे, कैटायन होंगे, एक मोनोवैलेंट कैटायन और दूसरा
ट्राईवैलेंट केटायन। और मोनोवैलेंट केटायन बोला जाए जिस पे चार्ज 1 आ रहा है वो तो ग्रुप नंबर 1 का ही मेंबर हो सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब आ सकता है कि नहीं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम ये सब आ सकता है। जैसे अमोनियम आ गया, इसको हम लोग मोनोवैलेंट केटायन बोलेंगे। और ये हमें जो स्टार बनाया गया है वो ट्राईवैलेंट केटायन होगा, या तो Cr+3 होगा, या Al+3 होगा, या Fe+3 होगा। क्लियर है ना? अगर हम बात करें यहाँ में, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, तो बताओ यहाँ में टोटल केटायन कितना है? मोनोवैलेंट केटायन कितना है? 2। सॉरी, मोनोवैलेंट केटायन कितना है? 2। ट्राईवैलेंट केटायन कितना है? 2। तो टोटल केटायन कितने हैं? 4। और 4 में ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, ये ये जो मेटल के साथ में क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्योंकि आप लोगों को आगे चल के एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें बताया जाता है कि वाटर जो होता है वो लिगेंड होता है, और वाटर के पास लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर डोनेट करता है, मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। क्लियर है ना? तो आपको ये याद रखना है कि हमारे पास में टोटल केटायन कितना है? 4। और टोटल वाटर कितना है? 20। और टोटल वाटर कितना है? 24। तो 4 वाटर 24, जो 24 वाटर होंगे वो 4 केटायन के साथ में क्या होंगे? बॉन्ड बना रही होंगे, है कि नहीं? तो 4 केटायन के साथ में 24 वाटर है, तो एक केटायन के साथ में कितने वाटर सराउंड होंगे भाई? 6। तो एक वाटर के साथ में, एक मेटल के साथ में, एक केटायन के साथ में 6 वाटर क्या होंगे? कोऑर्डिनेट होंगे, और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। क्लियर है ना भाई? क्योंकि हमारे पास में 4 केटायन है, और 4 केटायन के साथ में 24 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, तो एक केटायन के साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड होंगे। तो एक केटायन के रिस्पेक्ट में 6 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अगर मैं इनको ऐसे लिखूं, ध्यान देना, तो ये M वाटर 6, और हम यहाँ में बात करें M वाटर 6, क्योंकि एक जो हमारा केटायन है ना उसके साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेगा, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ में क्या हो रहा होगा? 6 हो रहा होगा। यहाँ में क्या है? +1 आएगा तो मोनोवैलेंट हो जाएगा, यहाँ में चार्ज +3 आएगा तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राईवैलेंट। और ये हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसको कौन सा फॉर्म बोला जाता है? हाइड्रेटेड फॉर्म, क्योंकि इसके साथ में क्या लगा है? पानी लगा है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होंगे। थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब आपको समझना क्या है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो ये जो हमारा मेटल है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं M2SO4 या M2SO4 की बात करते हैं, M2SO4 या M2SO4 का होल थ्राइस, ये है मोनोवैलेंट और ये है ट्राईवैलेंट। मोनोवैलेंट जो केटायन आएगा, यहाँ में जो केटायन आएगा, केटायन इसमें से कुछ भी हो सकता है। केटायन कहाँ से आता है? एसिड से कि बेस से? टेंशन में आ गए आप लोग, आयनिक इक्विलिब्रियम में वही पढ़ाया जा रहा था। कहाँ से आता है? बेस से। बिल्कुल सही बात है। केटायन कहाँ से आता है? बेस से। तो बताओ भाई, ये जो मोनोवैलेंट केटायन होंगे वो जनरली ये इसके साथ में क्या लगा होगा? LiOH NaOH, वो कैसे बेस होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या यहाँ में जो एनायन है, जैसे कि मैं यहाँ में लिख के दिखाऊं, हम यहाँ में लिखेंगे और आपको बताना है। बताओ यहाँ में जो केटायन आएगा, वो सॉरी, यहाँ में सल्फेट है ना भाई, सल्फेट। एनायन कहाँ से आएगा? एसिड से। एनायन कहाँ से आएगा? एसिड से। SO4 कहाँ से आ रहा होगा? H2SO4 से, है कि नहीं? तो बताओ क्या वो कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ में भी जो कैसा एसिड होगा, क्योंकि सल्फेट कहाँ से आ रहा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड से। आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा। और बताओ यहाँ में जो केटायन है भाई, केटायन कहाँ से आएगा? बेस से। और जनरली हमारा जो केटायन होंगे वो ग्रुप नंबर 1 के मेंबर होंगे, और उनके साथ में जो बेस होता है वो कैसा बेस होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है ना भाई? और बताओ यहाँ में ये कहाँ से आ रहा होगा? ये केटायन के साथ में ये वाला बेस है। तो इनका जो बेस होता है स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है? वीक बेस। कैसा बेस होता है? वीक बेस। क्लियर है ना भाई? मतलब ये जो कंपाउंड बना, कौन सा? मोनोवैलेंट केटायन, वो आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन से। और ये जो बनेगा वो कहां से बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का, वीक बेस से बनेगा। क्लियर है ना भाई? तो आप मुझे बताओ, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। क्या ये सोल्यूशन न्यूट्रल होगा? क्या इसका pH 7 होगा? लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो बताओ क्या कौन डोमिनेट करेगा? एसिड। बताओ सोल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा। सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। अब यहाँ में देखो, जो हमारा मोनोवैलेंट, हमारा जो केटायन है भाई, क्या है भाई? केटायन। तो इसमें ना ये जो यहाँ में M जो लिखा है, या यहाँ में मोनोवैलेंट केटायन होगा, यहाँ में ट्राईवैलेंट केटायन होगा। तो मोनोवैलेंट केटायन में लिथियम नहीं हो सकता है, क्योंकि लिथियम तो सेकेंड पीरियड का मेंबर है, और सेकेंड पीरियड का कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी 6 नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है बताओ? सेकेंड पीरियड का कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम कितना होता है? 4। इसलिए याद रखना है कि लिथियम कभी भी एलम का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। क्लियर है ना भाई? अच्छा बताओ, यहाँ में अगर हम बात करें
क्या यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं? और बताओ इसका नेचर, सोल्यूशन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? एसिडिक। कैसा होगा? एसिडिक। तो कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको समझ में आना है। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग मान लो, अगर हम यहाँ में, अगर मान लो मैंने पोटेशियम, मोनोवेलेंट पोटेशियम ले लिया, क्या नाम लिया? पोटेशियम, और ट्राइवेलेंट में एल्युमिनियम ले लिया, ठीक है? तो क्या बनेगा हमारा? देखो, मोनोवेलेंट में क्या डालेंगे तो क्या बनेगा? K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, 24H2O, नाम हो गया पोटास एलम। समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लो मोनोवेलेंट में मैंने इसको लिया, ट्राइवेलेंट में क्रोमियम को लिया, तो जो इससे एलम बनेगा वो क्या बनेगा? NH4SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4 बनेगा ना इसे। डॉट बताओ क्या बनेगा? Cr2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसको बोलते हैं क्रोम एलम, क्रोम एलम। और पोटास एलम और क्रोम एलम जो होगा भाई, वो आपस में आइसोमॉर्फिज्म होंगे। क्या होंगे? आइसोमॉर्फिज्म होंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो क्योंकि यहाँ में जो बन रहा है ये मोनोवेलेंट केटाइन, मोनोवेलेंट केटाइन, सही है ना? जनरल फॉर्मूला सेम सेम है कि नहीं है? 2 1 2 3 2 1 2 3, वाटर क्रिस्टलाइजेशन सेम है कि नहीं है? तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? आइसोमॉर्फिज्म होंगे। आइए कहानी लिखे इसके बारे में। अच्छा बताओ, इन एलम में हर मेटल के साथ में कितने वाटर कोऑर्डिनेट करते हैं? 6। क्लियर है ना भाई? ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बारे में जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो लिखिए पहला पॉइंट में, इन एलम लिखेंगे, इन एलम ईच मेटल आयन, पॉइंट पॉइंट करके लिखना है। इन एलम ईच मेटल आयन इज कोऑर्डिनेटेड विथ, इन एलम ईच मेटल आयन इज कोऑर्डिनेटेड विथ 6 वाटर मॉलिक्यूल। In alum, each metal ion is coordinated with 6 water molecule. ठीक है? सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, lithium Li plus does not participate in alum formation. Li plus does not participate in alum formation due to its small size. Due to its small size. नेक्स्ट में थर्ड पॉइंट, in alum metal ion exist in hydrated form. In aqueous solution, सॉरी ऐसा लिखना है, in alum metal ion exist in hydrated form। और वो हाइड्रेटेड फॉर्म क्या है भाई? देखिए, ये हाइड्रेटेड फॉर्म है और ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, ठीक है? इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट में लिखेंगे, द aqueous solution of alum is acidic in nature. The aqueous solution of alum is acidic in nature because it is a double salt, because it is a double salt of, because it is a double salt of Sa plus Sb, strong acid plus strong base, and strong acid plus weak base, and SaSb and SaWb. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में लिखेंगे, ऑल एलम आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन भी कराना बाकी है। जब भी इसका नाम लिखना है, देखो, तो इसका जो नोमेनक्लेचर होता है, नाम लिखना होता है ना, वो ट्राइवेलेंट एटम डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? ट्राइवेलेंट। कौन डिसाइड करता है? तो यहाँ में ट्राइवेलेंट कौन है? क्रोमियम। कौन है? क्रोमियम। इसलिए इसका नाम क्या है? क्रोम एलम। क्या नाम है? तो फिर तुम सोचेगा कि ट्राइवेलेंट तो एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम एलम होना चाहिए, लेकिन तो पोटास एलम लिखा गया है। तो अगर हमारा ट्राइवेलेंट एल्युमिनियम हो तो उस केस में मोनोवेलेंट डिसाइड करेगा, नोमेनक्लेचर, नाम लिखना। लेकिन अगर मोनोवेलेंट, अगर हमारा, देखो जनरली इसका एलम का नाम ट्राइवेलेंट एटम डिसाइड करेगा, लेकिन अगर ट्राइवेलेंट में एल्युमिनियम आ जाए तो उसका नाम मोनोवेलेंट एटम डिसाइड करेगा। बोलो क्लियर है क्या? तो ठीक है, तो यहां तक खत्म हो गया। क्वेश्चन लिखेंगे, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मोनोवेलेंट, डिटरमाइन। अच्छा, ये एग्जांपल लिखिए ना, आप लोग लिखे होंगे ना। और इन दोनों को आपस में क्या बोला जाता है? आइसोमॉर्फस। ठीक है, तो लिखेंगे क्वेश्चन, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मोनोवेलेंट केटायन, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मोनोवेलेंट केटायन एंड वाटर मॉलिक्यूल इन एलम।
1:12 होगा कि नहीं होगा? होगा। बताइए मोनोवेलेंट केटाइन कितना होता है? 2 ही तो होता है ना मोनोवेलेंट केटाइन एलम में। पानी कितना होता है? 24। तो 2:24 होगा कि नहीं होगा? तो 1:2 क्या हो जाएगा? 12। समझ पा रहे हैं क्या आपको? एक और इसी बात पे, क्योंकि आप लोग सही नहीं बताए हैं। चल लिखिए, डिटरमाइन द टोटल रेशियो ऑफ cation and anion in alum. बताइए क्या होगा? केटाइन और एनाइन का रेशियो एलम में क्या होगा? 1:1। समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा इधर देखो, यहाँ में बताओ एलम में मोनोवेलेंट केटाइन कितना होता है? 2। ट्राइवेलेंट केटाइन कितना होता है? ट्राइवेलेंट केटाइन 2। टोटल केटाइन, टोटल एनाइन, बोलो टोटल एनाइन। देख लो फोटो, देखो इधर, यहाँ में देखो, ये एलम है ना, तो यहाँ से 3 एनाइन और यहाँ से 1 एनाइन, तो टोटल एनाइन कितना ही मिलेगा? 4। टोटल एनाइन 4, वाटर 24। तो जिसका भी रेशियो पूछेगा आराम से निकाल सकते। तो अगर टोटल केटाइन बोला है, टोटल केटाइन 4 है, टोटल एनाइन भी 4 है, तो 4 4:4 1:1 आ जाएगा। अगर मोनोवेलेंट केटाइन और टोटल एनाइन का रेशियो पूछ देगा तो बता सकते हैं। टोटल ट्राइवेलेंट केटाइन और वाटर का पूछेगा तो ऐसा पूछेगा तो आप बता देना, है कि नहीं?